नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। साल 2023 खत्म होने को है। 2023 को अगर कमबैक ईयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये साल 3 राजाओं के नाम रहा जो एक समय लोगों के दिलों पर और अपनी कला से दुनिया पर राज करते थे। फिर समय ने करवट ली और तीनों में से किसी से सल्तनत छिन गई, किसी से उसका ताज छीनने की कोशिश हुई, तो किसी को एक बार फिर से साबित करना पड़ा कि वो बादशाह है। पर तीनों ने हार नहीं मानी। दुनिया के सारे तर्क वितर्क से लड़ते जूझते हुए ये तीनों साल के आखिर में एक बार फिर अपनी अपनी गद्दी पर बैठे नजर आ रहे हैं। और जो लोग उनकी आलोचना करते थे आज उनके सामने ताज लेकर खड़े हैं पहनाने के लिए। सबसे पहले आज बात करते हैं एक लॉर्ड की, एक किंग की और एक बादशाह की। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बॉबी देओल लोगों की भीड़ के बीच में अपने आंसू पोंछ रहे हैं। ये वीडियो एनिमल की रिलीज के कुछ दिन बाद का था, जब हर तरफ बॉबी की एक्टिंग की तारीफ हो रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉबी की 15 मिनट की परफॉर्मेंस फिल्म में रणबीर के 3.5 घंटे की एक्टिंग को बराबर टक्कर दे रही। इतनी कामयाबी के बाद किसी को रोते हुए देखकर यह कहना आसान होगा कि ये खुशी के आंसू हैं, पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। इंसान जब अपनी पूरी जान झोंक कर मेहनत करता है ना, तो पसीना या तो लहू बन जाता है या फिर आंसू। बॉबी का रोना ऐसा नहीं था जैसे किसी गरीब को करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। बॉबी का रोना इस तरह से था जैसे कोई मेहनती इंसान सालों एक सूखी पथरीली जमीन में इस उम्मीद से गड्ढा करता है कि एक दिन यहाँ पानी जरूर निकलेगा। उसके आसपास के लोग उस पर हंसते रहे, मजाक बनाते रहे, और जिस दिन जमीन से पानी की पहली धारा फूटी, सब हंसने और मजाक बनाने वाले उस मेहनतकश इंसान के इर्द गिर्द खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बॉबी उस दिन इसलिए रो रहे थे क्योंकि उन्होंने पत्थर से पानी निकाल कर रख दिया। बॉबी के आंसू किस्मत के नहीं दोस्तों, मेहनत की पहचान है। खुद बॉबी ने कई बार कहा है कि हार्डवर्क इतना करो कि वो आपका लक बन जाए। किसी ने कहा कि वक्त की एक बड़ी खासियत है कि अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। ये बात बॉबी देओल की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती। बॉबी देओल ने अपने 29 साल के करियर में जितने उतार चढ़ाव देखे शायद ही किसी एक्टर ने देखा हो। उनका बचपन उस घर में भी था जहां सिनेमा की चकाचौंध कदम कदम पर फैली थी। जब थोड़े बड़े हुए तो बड़े भाई सनी देओल को स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। जवान हुआ तो पिता धर्मेंद्र उन्हें भी सनी की तरह एक सफल लॉन्च देने की तैयारी करने लगे। पहली फिल्म की शूटिंग पर पैर तुड़वाकर बॉबी हॉस्पिटल पहुंचे। टूटे हुए पैर में रॉड डाला गया। बैसाखियों के सहारे बॉबी अपनी डेब्यू फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे। धर्मेंद्र ने पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा कर लिया था। छोटे बेटे की लॉन्च पर फिल्म थिएटर में लगी तो कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लगी रही। बड़े सितारों के बच्चों से जिस तरह के डेब्यू की उम्मीद की जाती है, बॉबी का डेब्यू उसी तरह एक ड्रीम डेब्यू था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर सोना था तो बॉबी को मिले डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड सोने पर सुहागा की तरह था। 7-8 साल जाते जाते बॉबी देओल हिंदी सिनेमा की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका था। बरसात के बाद बिच्छू, गुप्त सोल्जर जैसी फिल्में और उनके गाने लोगों की जबान पर चढ़ गए। बॉबी का हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, सब कुछ आम जनता कॉपी कर रही थी। वे जहां जहां जाते उनकी एक झलक के लिए उनके चाहने वाले दूर दूर तक उनका इंतजार करते रहे। बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बॉबी के सामने अपनी स्क्रिप्ट लिए बस उनकी एक हाँ का इंतजार कर रहा। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे अचानक न जाने क्या हुआ, एक तरह से बॉबी की सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी। अच्छे प्रोजेक्ट भी छूटे तो बनते बनते बिखर जाते। कुछ फिल्में बनने से पहले बंद हो गई, कुछ बनते बनते बंद हो गई। कुछ फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर ही नसीब नहीं हुए। एक वक्त ऐसा भी आया कि अपने जमाने का ये चमकता सितारा लोगों के लिए मजाक बन गया। बॉबी के ऊपर मीम बनने लगे, ऐसे ही मीम जिसमें उनकी एक्टिंग, उनके करियर का मजाक बनाया जा रहा था। बॉबी को ये सब चीजें हर्ट कर रही थी, पर वो मजबूर थे, बेबस थे। उनके पास कोई काम नहीं था 4 साल तक। ना ही उन्हें कोई उम्मीद थी कि उनके जैसे हारे घोड़े पर अब कोई प्रोड्यूसर पैसे लगाएगा। इसी बीच एक रात वो दिल्ली के एक बार में गेस्ट के तौर पर शरीक होने गए। उनको बुलाने वाले ने कहा कि आप डीजे कंसोल के पीछे जाकर डीजे कंसोल ऑपरेट करने की एक्टिंग करिए, हम स्पीकर पर गाना बजा देंगे। बॉबी ने एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह वही किया जो उनसे कहा गया। किसी ने उनकी तस्वीर ले ली और 1 महीने बाद वो तस्वीर इस खबर के साथ वायरल हो गई कि बॉबी देओल ने डीजे का करियर शुरू करने की कोशिश की और उनका ये काम भी लोगों को पसंद नहीं आया। दुनिया की आदत है गिरे हुए को जमीन में धंसते देखकर खुश होती है। बॉबी पहले से ही मजाक बने हुए थे, अब इस खबर ने लोगों को एक और मौका दे दिया बॉबी पर हंसने का। इस दफा जो ट्रोलिंग हुई उसके टारगेट पर बॉबी का अस्तित्व था।
लोग ये साबित करना चाहते थे कि बॉबी देओल हर काम में फिसड्डी हैं, वो जो भी काम करेगा खराब कर देगा। लोग एक राय बना चुके थे बॉबी को लेकर, जो गलत तो थी पर मजबूत बहुत थी, और बॉबी को इस राय से लड़ना था, उसे बदलना था, उसे तोड़ने था। इस तरह की मॉस ट्रोलिंग से दोस्त कोई भी टूट सकता है। बॉबी भी इंसान थे, लगभग टूट चुके थे। अब घर पर रहने लगे, कहीं आना जाना नहीं होता था। 4 साल घर में बैठे होने की वजह से अपने ही बच्चों से नजर नहीं मिला रहे थे। एक दिन कमाल हुआ। एक दिन बेटे ने पूछ लिया, आप सारा दिन घर पर रहते हो, मम्मी काम पर जाती हैं, आप क्यों नहीं जाते? बस ये बात उनके मन को लग गई और बॉबी को नजर आने लगा कि वो गलत कर रहे हैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ। उन्होंने फिर एक नई शुरुआत करने की ठानी, क्योंकि बॉबी के सामने उस वक्त 2 रास्ते थे, या तो हार जाएं या हार मान लें। बॉबी ने फैसला किया, जान भले चली जाए पर हार नहीं मानेंगे। उनकी जिंदगी में उस वक्त सिर्फ सीसीएल चल रहा था। सीसीएल के दौरान ही सलमान खान से मुलाकात हुई। बॉबी ने सलमान से बिना झिझके काम मांगा। सलमान वादा करके चले गए और वादे के मुताबिक सलमान ने रेस 3 में उन्हें काम दिला दिया। किरदार की मांग थी कि बॉबी देओल शर्ट उतारें, इसलिए सलमान ने रोल देते वक्त पहला सवाल यही किया, हाँ मामू, इसे शर्ट उतारेगा? बॉबी इस वक्त अपने किरदार के लिए कुछ भी करने को तैयार। फिर साजिद नाडियावाला ने उन्हें हाउसफुल के लिए साइन कर दिया। दोनों फिल्में रिलीज हुई। बॉबी ने लगातार 2 हिट फिल्म देकर अपना कमबैक अनाउंस किया। कहते हैं कि किस्मत मेहनत को सलाम करती है और अच्छा काम अपनी खुशबू बिखेर ही देता है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने बॉबी की किस्मत पलट दी। प्रकाश झा ने उन्हें अप्रोच किया, जो कि गंगाजल, राजनीति, अपहरण जैसी शानदार फिल्में बना चुके थे। झा एक सीरीज बनाने जा रहे थे आश्रम नाम से। बॉबी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि कोई छोटा मोटा कैरेक्टर मिलेगा करने को, पर वो चौंक गए जब प्रकाश झा ने आश्रम का लीड कैरेक्टर बाबा निराला निभाने के लिए बॉबी से कहा। ये रोल बॉबी की इमेज, पर्सनैलिटी से बिल्कुल उलट था। बॉबी अब तक अपने करियर में हर रोल एक्सेप्ट करने से पहले अपने भाई और पापा से सलाह लेते थे, पर इस रोल के बारे में उन्हें डर था कि शायद वे दोनों राजी ना हो, और कभी अलाउ ही नहीं करते कि बॉबी अपने करियर की सेकंड इनिंग में इतना रिस्की रोल करे। बॉबी ये रोल हर हाल में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात सिर्फ अपनी पत्नी तान्या को बताई। जब आश्रम का ट्रेलर रिलीज हुआ तो हर कोई बॉबी के इस नए रूप को देखकर हैरान था। मैं उपदेश नहीं, संदेश देता हूं, शांति का। सीरीज MX प्लेयर पर रिलीज हुई। बॉबी देओल ने ठोक कर अपनी वापसी की घोषणा करी। OTT पर हर जगह बाबा निराला के रूप में बॉबी ही थे। बॉबी कई जगह ये दावा भी कर चुके हैं कि आश्रम इंडिया की सबसे ज्यादा देखा जाने वाली सीरीज है, लेकिन मेहनत का असली इनाम मिलना अभी बाकी था। ईश्वर इम्तिहान तो लेता है, पर जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। और फिर आई एनिमल का जब ट्रेलर रिलीज किया गया, एनिमल के ट्रेलर के आखिर में बॉबी कुछ सेकंड के लिए नजर आए तो इंटरनेट पर रणबीर से ज्यादा बातें बॉबी के किरदार की होने लगी। ऐसा लग रहा था कि एक समय बॉबी का मजाक उड़ाने वाला इंटरनेट अब चाहता था कि बॉबी कामयाब। फिल्म जब रिलीज हुई तो कई सारे रिकॉर्ड टूटे। थोड़ी देर के लिए पर्दे पर आए, पर जितनी देर के लिए थे, फिल्म का रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। उनका एंट्री सीन का डांस, उंगली से छुप रहने का इशारा, रणबीर की पीठ पर लेटकर सिगरेट पीना, सब कुछ वायरल हो गया। बॉबी ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ खड़ी हो तो आपके अंदर की वो काबिलियत, वो जज्बा, वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दें। 7 साल पहले जो इंसान मजाक था, आज उसे इंडस्ट्री के सबसे इम्पैक्टफुल एक्टर के रूप में गिना जा रहा है। जो मीडिया कभी उन्हें तवज्जो नहीं देता था, आज वो हर जगह बॉबी के पीछे पीछे पूंछ की तरह लगा हुआ है। उनकी हर मूवमेंट को उनके फैंस तक पहुंचा रहा है। जिस इंडस्ट्री में कोई उन पर पैसे नहीं लगा रहा था, आज वही इंडस्ट्री हाथ बांधे ब्लैंक चेक लेकर बॉबी के सामने खड़ी नजर आती है। कुछ साल पहले मजाक उड़ाने के लिए लॉर्ड बॉबी बोलने वाला इंटरनेट आज बॉबी को लॉर्ड इज्जत से बुला रहा था। और इस तरह से बॉबी ने अपनी मेहनत और बाहुबल से वक्त के पहिए को उसकी रफ्तार से भी तेज घुमाकर अपना वक्त बदल दिया, और हर उस इंसान के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गए जो इंसान वैसे ही हालात से गुजर रहा है जैसे हालात से कुछ साल पहले बॉबी गुजर रहा है। विराट कोहली इस बात की मिसाल है कि नाम, रुतबा, हैसियत जितनी भी मेहनत से बने, उससे 100 गुना मेहनत लगती है उसे मेंटेन करने। विराट कोहली ने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तो उनके सामने सचिन के तौर पर एक उदाहरण था कि उम्मीदों का बोझ बड़े से बड़े दरख्त को भी झुका देता है।
विराट कोहली जब होबार्ट की इनिंग में मलिंगा को मैदान के चारों तरफ पीटते पाटते विजय रथ पर सवार थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रथ ईंधन के रूप में उनके पसीने की आखिरी बूंद भी निचोड़ देगा। विराट मेहनती हैं, शायद विश्व कप के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक, पर बगैर नतीजे की मेहनत को दुनिया बेवकूफ़ी समझती है। 2019 के सेमीफाइनल में जब धोनी डाइव ना मारने की वजह से क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए थे तो विराट कोहली के चेहरे पर दुख की एक ऐसी छाया उतर आई जिसने अगले 2.5 साल तक विराट का पीछा नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि विराट का वर्स्ट स्टेज दुनिया के बाकी बैट्समैन के बेस्ट से कहीं बेहतर था, पर जब आपने हाथ ही मार दिया हो तो बैल कितना भी ताकतवर हो आप उससे नहीं हार सकते। यही हो रहा था विराट के साथ, जब ताश के पत्तों की तरह अपने बैट से शतक पर शतक फेंकने वाले इस क्रिकेट के सरताज के बल्ले से रन निकलना बंद हो गए। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई विराट की काबिलियत और उसके जज्बे पर सवाल उठा सके। तो 2019 की हार को वजह बनाकर विराट के आलोचकों ने विराट को बुरे कप्तान से ज्यादा पनौती कप्तान के तौर पर गढ़ना शुरू कर दिया। लोग दावा करने लगे कि जब अपना हर आईपीएल हारने वाला ये कप्तान कप्तानी नहीं छोड़ता तब तक टीम इंडिया कोई कप नहीं जीतेगी। 24 अक्टूबर 2021 दुबई में पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड T20 2021 का अपना अपना पहला मैच खेलने उतरे। पाकिस्तान वो टीम थी जो अब तक भारत से दोनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप में हारती ही आई थी, पर उस दिन इतिहास करवट लेने वाला था। एक ऐसी करवट जिसके नीचे विराट कोहली की कप्तानी और रुतबा दोनों दबने वाले थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए। पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने जब पूरी बैट लाइनअप घुटनों पर आ गई तब एक इंसान भारत की हार के दरमियान खड़ा हो गया। उस मैच में विराट ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। पाकिस्तान के बल्लेबाज चेज करने उतरे तो ये चेज कंप्लीट करके ही लौटे। कप्तान कोहली ने अपने तरकश का हर तीर आजमाया पर कोई तीर उस दिन पाकिस्तान के डिफेंस को भेद ना सका। पहले मैच में 10 विकेट की शर्मनाक हार की वजह से भारतीय टीम का मनोबल ऐसा टूटा कि वो पूरे टूर्नामेंट में इससे उबर नहीं पाई और टीम उस वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही बाहर हो गई। साथी कहते हैं कि जहाज जब डूबता है तो जहाज के कप्तान को भी उसके साथ डूबना पड़ता है। यही हुआ विराट कोहली के साथ। हर तरफ आलोचना हो रही थी, लोगों की बातें नश्वर की तरह विराट के रुतबे को चुभो रही थी। विराट ने जिम्मेदारी लेते हुए बीसीसीआई से T20 की कप्तानी छोड़ने की इजाजत मांगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी विराट कोहली को धीरे धीरे ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी से भी हटा दिया गया। बुरा फॉर्म चल रहा था और उससे भी बुरा वक्त चल रहा था। विराट अब भी जिम में पसीना बहा रहे थे, पर उस पसीने की कोई अहमियत नहीं बची थी दुनिया की नजर में। हर मैच, हर सीरीज के बाद क्रिकेट के कथित एक्सपर्ट विराट की बैटिंग टेक्निक में भी कोई ना कोई कमी तलाश रहे थे। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता जा रहा था कि लोग ये अंदाजा लगाने लगे थे कि क्रिकेट का सबसे चमकदार सितारा या तो खुद बुझ जाएगा या बुझा दिया जाएगा। पर कोहली कोई आम सितारा नहीं थे, वो सूरज था क्रिकेट के सौर मंडल का। ऐसा सूरज जिसकी तरफ निगाह उठाकर कोई सिर्फ उस वक्त देख सकता है जब वो डूब रहा हो, और लोग ऐसा कर भी रहे थे। पर सूरज की नियति है, वो डूबता है फिर से नई चमक के साथ निकलने के लिए। विश्व T20 कप में एक बार फिर पाकिस्तान की टीम भारत के सामने थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पिछली हार का जख्म ताजा था। डर इस बात का था कि कहीं इस बार पाकिस्तानी टीम भारतीय फैंस के जख्मों पर फिर से नमक ना रगड़ दे। 160 रन का मामूली सा टारगेट उस वक्त पहाड़ लगने लगा जब 31 पर 4 विकेट गिर गए। विन प्रेडिक्टर पाकिस्तान की जीत का प्रतिशत 85% बता रहा था, यानी पाकिस्तान के चांसेस थे 85% जीतने के, बस 15% का फासला था। और उस फासले के बीच में विराट कोहली विराट होकर खड़े हो गए। जब कोहली ने हैरिस राउफ की 150 की रफ्तार की गेंद को सामने छक्का मारा, क्या खिलाड़ी, क्या दर्शक, क्या कमेंटेटर, सब खड़े होकर क्रिकेट के सम्राट के अपने साम्राज्य वापस हथियाने की खुशी में झूम उठे। उस मैच के बाद विराट कोहली उस ट्रेन की तरह क्रिकेट की पिच पर दौड़ने लगे जिसमें ईंधन भरपूर था, बस ब्रेक ही नहीं थे। विराट जब अपनी फॉर्म में लौटे तो एक बार फिर उनके कंधों पर उम्मीदों का पहाड़ लद गया, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 सामने था। इस वर्ल्ड कप में कोहली ने रनों का वो अंबार लगाया जो क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में ना तो किसी ने देखा था, ना शायद किसी ने सोचा था। पहले सचिन के ओडीआई शतक का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कोहली ने वर्ल्ड कप में सचिन के सबसे अधिक रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। Number 50 arrives for Virat Kohli and he stands alone aloft on that summit. Nobody else there.
क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े कमबैक के दौर पे विराट कोहली ने एशिया कप में सबसे ज्यादा 276 रन, मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 296 रन और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में 765 जादुई रन बना दिए। 2023 में विराट की वापसी कितनी जादुई है, इसका अंदाजा आप उनके आंकड़ों से लगा सकते हैं। विराट ने इस साल ओडीआई की 24 इनिंग में 72 के एवरेज से 99 के स्ट्राइक रेट से करीब 1377 रन बना दिए। उस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक निकले धुआंधार। टेस्ट की बात की जाए तो इस दौरान कोहली ने 10 इनिंग में 55 की औसत से करीब 577 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल है। T20 में इस साल कोहली ने 14 इनिंग में 53 की औसत से और 139 की स्ट्राइक रेट से 640 रन ठोक दिए। विराट कोहली ने अपनी मेहनत और मानसिकता से यह बात साबित कर दी कि जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो तो वही एक मौका होता है पूरी दुनिया को गलत साबित करने का। और विराट जैसे लोग कभी भी ऐसे मौके से घबराते नहीं, बल्कि खुली बाहों से ऐसे मौके का इस्तकबाल करते हैं। साथियों, साल 2022 के आखिर में जब साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा था, तब फिल्म कंपेनियन ने साउथ के कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स का एक इंटरव्यू रखा। कमल हासन और राजामौली जैसे लोग उस इंटरव्यू में थे। बात होने लगी कि आखिर साउथ की इंडस्ट्री में क्या ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्री इतनी फल फूल रही, जबकि हिंदी सिनेमा कोरोना के बाद से अपना अस्तित्व बचाने में उलझा हुआ है। क्या हिंदी सिनेमा को कामयाब फिल्में बनाना ही नहीं आता? महान एक्टर कमल हासन ने इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब देते हुए कहा कि जैसे सूर्य कभी दक्षिणायन तो कभी उत्तरायण में होता है, ठीक उसी तरह भारतीय सिनेमा की इंडस्ट्री भी काम करती है। कमल हासन ने कहा, एक समय था जब हम साउथ के लोग हिंदी सिनेमा के कलेक्शन देखकर चौंक जाते थे और सोचते थे कि ये लोग आखिर इतनी बड़ी हिट कैसे बना देते हैं। तब सूर्य उत्तरायण में था और अभी दक्षिणायन में है। इसलिए कमल हासन ने कहा कि हिंदी सिनेमा भले ही स्ट्रगल कर रहा हो, पर जब उत्तरायण होगा तो एक बार फिर हिंदी सिनेमा का गौरव लौटेगा। कमल हासन ने हल तो बता दिया, पर सवाल यह था कि सूरज को खींचकर वापस उत्तर दिशा में कौन लाएगा। बहुत लोगों ने उस वक्त एक नाम लिया, शाहरुख खान, पर खुद शाहरुख का करियर और निजी जिंदगी उस वक्त खुद गहरे घने अंधेरे में कैद नजर आ रहे थे। ये खबर भी उठने लगी कि बॉलीवुड का किंग अब घर बैठ गया है, उसके पास काम ही नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि शाहरुख समझ चुके हैं कि इस उम्र में उन्हें रोमांस करते हुए कोई देखना ही नहीं चाहता और इसी वजह से उन्होंने समझदारी से खुद को फिल्मों से अलग कर लिया। जितनी मुंह उतनी बातें, पर शाहरुख कुछ नहीं बोले। जो हो रहा था उन्हें दिया, जो जैसा सोच रहा था उसे वैसा सोचने दिया और खुद खामोशी ओढ़े एक तूफान की तैयारी करने लगे, जो बहुत जल्दी हिंदी सिनेमा को अपनी चपेट में लेने वाला था और हिंदी सिनेमा को एक श्राप से मुक्ति दिलाने वाला था। लेकिन दोस्तों, एक और तूफान था जो मन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जो शाहरुख को वहां चोट करने वाला था जो उनका सबसे कमजोर हिस्सा था, उनका परिवार। हजारों इंटरव्यूज ऐसे हैं जहां शाहरुख ने खुलकर कहा है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी आंख के सामने एक एक करके अपने परिवार को बिखरते देखा। इस वजह से उन्हें उनका परिवार, उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अक्टूबर 2021 में समीर वानखेड़े के लीडरशिप में एनसीबी की एक टीम ने एक क्रूज शिप पर छापा मारा और कई लोगों को अवैध नशीले पदार्थों के साथ अरेस्ट किया। ये छोटी सी खबर तब बड़ी हो गई जब मालूम चला कि इस छापे में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के मुताबिक आर्यन अवैध नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए। आर्यन को जेल भेज दिया गया। शाहरुख ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आर्यन को जेल जाने से नहीं बचा पाए। बाद के शाहरुख और समीर की लीक हुई चैट से ये मालूम होता है कि शाहरुख किस कदर समीर वानखेड़े से अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। ये सब बातें बहुत बाद में सामने आई, पर ये सब जब चल रहा था, शाहरुख ने मीडिया पर कहीं पर किसी के बारे में या इस केस के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। साल 2022 मई के महीने में ये चीजें कंफर्म हुई कि आर्यन खान के पास से ना तो कोई नशीला पदार्थ मिला, ना ही वो किसी तरह की ड्रग कॉकटेल का हिस्सा है। साल बदला, शाहरुख अपने साथ साथ बॉलीवुड की किस्मत भी बदलने लगे। 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान ने पहले ही दिन 57 करोड़ रुपए कमा डाले। साल 2022 में कई बड़ी फिल्मों का ये हफ्ते भर का कलेक्शन था जो पठान ने एक ही दिन में कर लिया। इस दफा शाहरुख अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कहीं नहीं गए, ना तो किसी टीवी शो पर, ना ही उन्होंने गाने पर रील बनाकर अपलोड किया। ट्विटर पर अपने फैंस के सवालों के जवाब देना ही पठान की प्रमोशन का इकलौता तरीका था जो शाहरुख ने अपना लिया। जब वो प्रमोशन के लिए कहीं नहीं गए तो कई लोगों ने इसे बेवकूफी कहा, क्योंकि
आज के दौर में बिना इंस्टा के इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब किए हर फिल्म का प्रमोशन अधूरा ही माना जाता है। पर शाहरुख दूर रहे इन चीजों से और पठान ने इस बात को पुख्ता किया कि स्टारडम किसे कहते हैं। स्टार को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं होती और शाहरुख ने खुद ही कहा कि वो आखिरी स्टार हैं और उनकी अगली फिल्म जवान के कलेक्शन ने इस बात पर मोहर लगा दी। पठान ने 1050 तो जवान ने 1140 करोड़ रुपए कमाए। इस साल शाहरुख 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्में कर चुके हैं। डंकी में वो राजू हिरानी के साथ हैं और राजू हिरानी वो डायरेक्टर हैं जिसके बारे में राजामौली ने कहा था कि राजू जब चाहें मेरे जैसी फिल्में बना सकते हैं, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं राजू के सीन जैसा भी कुछ नहीं बना सकता। बॉबी, विराट और शाहरुख इस बात की मिसाल हैं कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप खेल से बाहर ना हो। जिंदगी जितनी दफा गिराती है उतनी दफा कोई ना कोई मौका जरूर देती है फिर से उठने का, फिर से वो सब कुछ हासिल करने का जो आपसे वक्त ने छीना है। इन तीनों के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। साथियों, सेटबैक से कमबैक की सीरीज में इन 3 शानदार लोगों के बारे में आपसे कुछ बात करी। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा जो आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर शायद आप भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक से कमबैक की तरफ जा सके। अगले किसी और शानदार वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिए। 1 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे आपको बेहतरीन वीडियो देने जा रहा हूं, इंतजार करिएगा। जय हिंद।